वेलकम इन क्यार क्लासेज। मैं हूं क्यार भोरा। हम पढ़ रहे हैं बेसिक फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। तो अब तक हमने जो फिजिकल क्वांटिटीज थी यानी जो चैप्टर को यानी 11th को और 12th क्लास को स्टार्ट करने के लिए जो बेसिक थिंग थी वो पढ़ ली, जैसे यूनिट एंड डायमेंशंस, मेजरमेंट्स और उसके बाद मैथमेटिकल टूल्स जो फिजिक्स में यूज होंगे। अब हम 11th क्लास की और 12th क्लास की मेन फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें नई नई फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे। कौन किस कैटेगरी में आती है, कौन सी फिजिक्स में आती है, फिजिक्स के कौन कौन से पार्ट 11th के अंदर है, 12th के अंदर है, ये मैंने इंट्रो लेक्चर में बता दिया था। तो आज का जो टॉपिक है यानी चैप्टर है 3rd नंबर 11th क्लास का, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो 11th क्लास का टॉपिक है और जो ये भाग है यानी फिजिक्स जो है ये है मैकेनिक्स, जिसमें चैप्टर का है नाम वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि सरल रेखा में गति। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन हिंदी में बोलते हैं सरल रेखा में गति। तो हम पहले इस चैप्टर को, ये लाइनिंग है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो इसमें कौन कौन सा है, एक ये मोशन जिसको गति भी बोलते हैं, और एक ये वर्ड है स्ट्रेट लाइन। तो देखो ये जो मोशन वर्ड है ये वाला, पहले इसको समझेंगे, और ये वाला वर्ड है स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन ये बाउंड कंडीशन है। क्या है? बाउंड कंडीशन। और जो हमारा मोशन होता है ये एक फ्रीली होता है मोशन, और इस मोशन को बाउंड करेंगे स्ट्रेट लाइन में। तो ये चैप्टर होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहला काम है हमारा मोशन तक पहुंचना यानी गति तक, कि आखिरकार ये है क्या चीज। ये मोशन यानी ये गति क्या चीज है। तो देखो मोशन को समझने के लिए सबसे पहले तो मोशन क्या है, एक एनिमेटेड मतलब एक जिंदा, जैसे मान लो इसके लिए एक चीज चाहिए मास। सबसे पहली थिंग है मास, क्योंकि मास का मतलब कि पहले वो चीज मुझे दिखनी तो चाहिए ना। क्या चाहिए? दिखनी चाहिए, यानी उसका कुछ मास हो, और वो मास एनिमेटेड होगा। मास एनिमेटेड होगा, एनिमेटेड मतलब हिलता हुआ दिखेगा, चलेगा, उड़ेगा, क्या करेगा, वो सब मोशन में। अच्छा जी, इस मास को मोशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है स्पेस। स्पेस को मेनली मैं हिंदी में बोल दूं जगह, यानी प्लेस भी तो चाहिए ना उस मोशन को होने के लिए, गति को होने के लिए। तो सबसे पहली थिंग क्या है? स्पेस। और हमारा जो पूरा यूनिवर्स है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है स्पेस। और साथ में इसके साथ और इंपॉर्टेंट चीज है वो है टाइम, यानी कि समय। तो मास को स्पेस में होना पड़ेगा और उसी मास को टाइम के साथ कनेक्ट भी होना पड़ेगा। मास को मैं मोशन तक पहुंचूंगा, यहां तक पहुंचूंगा, मोशन कैसे होगा, बट उसके लिए क्या क्या थिंग जरूरी है वो बता रहा हूं। तो सबसे पहले चाहिए स्पेस और टाइम। और जहां तक मैंने स्पेस को देखा है, उस स्पेस में मैंने किसी भी मास को डायमेंशन की फॉर्म में देखा है। तो स्पेस में जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो है डायमेंशन।
डायमेंशन यानी बीमा। और इसी स्पेस के अंदर मैं कितने डायमेंशन में देखता हूं? 3 डायमेंशन में देखता हूं। जैसे कि मान लो आप मुझे ही देख लो, तो मेरी एक लंबाई है यानी लेंथ है, चौड़ाई यानी कि ब्रेड, और ऊंचाई यानी कि हाइट। मैंने अभी तक, आपने भी अभी तक इस पूरे यूनिवर्स में आपने 3 चीजों से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखा है। उस ऑब्जेक्ट की, जैसे मान लो मेरी कोई एक लेंथ हो गई, कितना लंबा हूं, मेरी ब्रेड्थ, मेरी चौड़ाई कितनी है, और मेरी मोटाई कितनी है। यानी 3 कोऑर्डिनेट चाहिए मेरे को, यानी मेरे मास को डिफाइन करने के लिए, मुझे डिफाइन करने के लिए उस स्पेस के अंदर। तो मैं क्या है, जैसे मान लो ये जो रूम है, ये रूम एक स्पेस की तरह है, उसमें मैं एक बॉडी हूं, मैसिव बॉडी, मैसिव मतलब मास वाली, मेरा कोई द्रव्यमान है। तो मैं इस स्पेस में कितने डायमेंशन में दिखूंगा? 3 डायमेंशन में दिखूंगा। और उन डायमेंशन को देखो, मैं क्या बोल सकता हूं, एक्स, वाई एंड जेड, ये मैं बोल सकता हूं 3 डायमेंशन है। जैसे कि ये मेरा जो रूम है, उस रूम की जो फ्लोर होगा, वो फ्लोर कितने डायमेंशन में हुआ? 2 डायमेंशन में। उसकी लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, और एक उसकी ऊंचाई है। तो अब कितने डायमेंशन में हुआ? ये रूम हुआ 3 डायमेंशन में। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देख लो आप, किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो 3 डायमेंशन में है। कितने डायमेंशन में? 3 डायमेंशन, यानी 3V में है, 3V में। तो ये जो पूरा मास है, ये हो गया 3V में। तो स्पेस को मैं ये नहीं बोल सकता कि ये 3V ही होगी इस पूरे स्पेस के अंदर, बट मैंने अभी तक जितना देखा है उस हिसाब से मैं बता रहा हूं कि इस स्पेस में मैं अपने 3 डायमेंशन देखता हूं। और भी हो सकता है, अलग अलग फिजिक्स के सब्जेक्ट है, अलग अलग कैटेगरी है जो और भी डायमेंशन को डिफाइन करते हैं, बट अभी तक मेनली 3 डायमेंशन, एक्स, वाई और जेड, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल बताया, रूम का एग्जांपल, किसी भी ऑब्जेक्ट का एग्जांपल ले लो। ये बोर्ड ले लो, बोर्ड के सामने लंबाई है, चौड़ाई भी है, और एक इसकी मोटाई भी है। तो 3 चीजें आपको जरूर मिलेगी इस स्पेस में। तो ये 3 डायमेंशन हुई, एक्स, वाई और जेड। साथ में देखो, अब इस 3V में यानी 3 डायमेंशन से भी काम नहीं चलेगा, बिकॉज इसको एनिमेटेड जो बनाता है, यानी इस मास को जो जिंदा चीज बनाता है ना, कि दिखता है कि हाँ ये हलचल हो रही है। जैसे मैं आपके सामने काम कर रहा हूं, ये हलचल आपको दिख रही है, बट हूं तो मैं एक मासिव बॉडी, यानी मेरा एक मास है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को मेरे हिलने से क्या प्रॉब्लम, क्या कनेक्शन, उसका कनेक्शन क्या है? इसलिए इस 3 स्पेस के साथ एक टाइम कनेक्ट होता है। तो हम भी पूरे यूनिवर्स में हर एक चीज, हर एक मैसिव बॉडी, कोई मैसिव बॉडी नहीं भी हो, मतलब हर एक चीज टाइम से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? टाइम से, जिससे मुझे मोशन दिखता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ ये टाइम, हम टाइम से बाउंड हैं। तो हमारी डायमेंशन हो गई 4 डायमेंशन, जिसमें 3 जो है वो स्पेस की हैं, और ये जो है वो टाइम की है। अब ये स्पेस टाइम किस तरीके से जगह जगह काम करता है, ये आपका टॉपिक नहीं है। इसके लिए मैं एक नॉलेजेबल फैक्ट में एक लेक्चर बना दूंगा, जिसमें मैं स्पेस टाइम को डिफाइन करूंगा। बट यहां पे मैंने बताया कि स्पेस और टाइम मोशन के लिए बहुत जरूरी है। स्पेस में वो बॉडी रहेगी, यानी स्पेस बताता है इस बॉडी के कितने डायमेंशन के अंदर है, 3 डायमेंशन के अंदर है, और टाइम उसको एनिमेटेड करता है, हिलता हुआ दिखाता है, मतलब उसके मोशन को डिफाइन करता है। अगर टाइम नहीं होता तो मैं रुका हुआ होता, कोई हलचल नहीं होती, इसलिए टाइम भी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन दोनों के अंदर देखो, इस स्पेस के अंदर मेरी जो 3 डायमेंशन है, ये तीनों डायमेंशन वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, या आप लंबाई, चौड़ाई और मोटाई बोल लो, आपको 3D में दिखती है।
तो ये तीनों डायमेंशन वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब कांस्टेंट नहीं है, इनको मैं चेंज कर सकता हूँ। कोई छोटा है कोई बड़ा है, लंबाई में कोई छोटा है कोई लंबाई में बड़ा है, कोई मोटाई में ज़्यादा है कोई मोटाई में कम है। यानी ये जो 3 एक्सिस होंगे यानी 3 डायमेंशन होगी, ये 3 डायमेंशन वेरिएबल होगी। इनको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, छोटा बड़ा बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ किसी भी डायरेक्शन में। बट अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम वन डायरेक्शनल है। वन डायरेक्शन का मतलब एक दिशीय है। टाइम के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, बट टाइम को मैं चेंज नहीं कर सकता, मुझे उसके साथ चलना पड़ता है। क्योंकि टाइम जैसे घड़ी का टाइम है, चलता ही रहेगा, मुझे उसके साथ चल रहा हूं, मैं उसके साथ साथ। अगर मैं कहूं घड़ी रुक जाए, नहीं, मैं टाइम को नहीं रोक सकता, ना टाइम को पीछे ले जा सकता हूं। बात की थ्योरी है, क्या होता है क्या नहीं, हमारे पास थ्योरी बन चुकी है, थ्योरी है जिसे टाइम में आगे पीछे जाया जा सकता है, बट अभी तक तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो टाइम एक दिशीय है, वन डायरेक्शनल, ना मैं इसको पीछे ले जा सकता हूं, ना मैं इसको काट पीट के अगले स्टेप में जा सकता हूं कि 1 घंटा छोड़ दूं, अगले 1 घंटे के बाद चला जाऊं, 1 दिन छोड़ दूं, अगले दिन चला जाऊं, नहीं। बट इनके केस में मैं वेरिएबल हूं, इसलिए मैं इसको 4 डायमेंशन ना बोल के 3+1 डायमेंशन बोलता हूं। कितना बोलता हूं? 3+1 डायमेंशन। 3 जो होगा वो स्पेस को बताएगा और 1 होगा वो टाइम को बताएगा। अंतर प्लस का मतलब ये है कि टाइम एक अलग चीज हो गई, मतलब वो फिक्स है, और 3 वेरिएबल इनको मैं एडजस्ट कर सकता हूं। तो अभी आपने स्पेस और टाइम को समझा कि ये स्पेस और टाइम क्यों जरूरी है मोशन के लिए, मोशन को डिफाइन करने के लिए ये दोनों चीजें क्यों जरूरी है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, तो हमने देखा अभी स्पेस और टाइम को मोशन के लिए। तो क्या था, हम मोशन की बात कर रहे थे, और मोशन के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा स्पेस को प्लस टाइम को, जिसने हमें बताया कि 3+1 डायमेंशन है। अब मैं इसमें से स्पेस को देखता हूं। लो जी, मान लो ये हमारे पास एक पूरा स्पेस है। क्या है ये? एक स्पेस, खाली जगह। इस खाली जगह में मैंने एक मासिव पार्टिकल को डाला। जैसे ये कोई मैसिव पार्टिकल है जिसका मास है, ठीक है। अब इस पार्टिकल को, अब मेरे को बताओ कि एक स्पेस है, इस पूरे स्पेस के अंदर ये पार्टिकल कहां है, ये बताओ कहां है, वेयर। सबसे इंपॉर्टेंट कि मैंने स्पेस तो देख लिया, बट उस स्पेस के अंदर वो पार्टिकल कहां है, ये बताने के लिए एक वर्ड आता है, यानी इंपॉर्टेंट चीज आती है, उसको बोलता हूं मैं पोजीशन, स्थिति। यानी कि ये जो मास है यहां रखा हुआ है, इसकी पोजीशन क्या है, यानी वो कहां पर है। सबसे पहली जो चीज आई वो आई स्पेस के बाद आया अपना पोजीशन यानी स्थिति। तो ये मास है कहां, उसको डिफाइन करने के लिए, इसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए अब आप खुद ही देखो, इस मास को मैं क्या बोलूं, कहां है ये मास? इस गोले के अंदर। अगर मैंने मतलब इसकी जगह यानी इसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए मुझे किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ेगा, हेल्प। तो वेयर यानी कहां है, इसके लिए एक हेल्प लेनी पड़ेगी, मदद, सहायता लेनी पड़ेगी। किसकी? तो पोजीशन को डिफाइन करने के लिए जो हेल्प आएगी, उस हेल्प को मैं बोलूंगा रेफरेंस पॉइंट, निर्देश बिंदु। कि पोजीशन को बिना हेल्प के डिफाइन किया ही नहीं जा सकता। जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूं आपको, इस पूरे यूनिवर्स में जुपिटर कहां है?
जुपिटर एक ग्रह है हमारे सौर मंडल का, तो जुपिटर कहाँ है? तो उसको डिफाइन करने के लिए मुझे किसी को रेफरेंस लेना पड़ेगा, निर्देश पॉइंट, एक रेफरेंस जरूरी है उसके पोजीशन को बताने के लिए कि वो कहां पर है, किसके पास है। तो उसके आसपास का ग्रह यानी पृथ्वी से बताना पड़ेगा कि साहब ये पृथ्वी से इतनी दूरी पर है, तो पृथ्वी क्या हुई, एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। और इजी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो यहां छत पर कोई इंसान एक पतंग उड़ा रहा है, और इतनी ही दूरी पर ये एक बंदा है, इसका दोस्त, इसने इसको फोन मिलाया, और फोन मिला के इसने फोन मिलाया, इससे पूछा कि तेरा पतंग कहाँ पर है। तो इसने अपने पतंग की पोजीशन को, यहां पर तो काफी सारे पतंग हैं, बहुत सारे पतंग, तो इसको बताने के लिए, और ये काफी दूरी पर है, तो इसने इससे पूछा कि ये तेरा पतंग कहां उड़ रहा है, मुझे दिख नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारे पतंग है, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। तो इसने ये वाला जो इसने इससे पूछा, तो इसने बताया कि मेरा पतंग रेड कलर का, मान लो उसने बोला रेड कलर की, ये रेड कलर, तो यहां पर तो रेड कलर के बहुत सारे पतंग होंगे, पतंग रेड कलर के बहुत ज्यादा पतंग होंगे, तो उसे एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट ढूंढना पड़ेगा कि जिसके रेस्पेक्ट में वो बताए और इसको इजीली वो चीज मिल जाए, इस पतंग की पोजीशन मिल जाए। तो इसको इसकी पोजीशन मिलने के लिए इसके द्वारा इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, और इसकी हेल्प क्या होगी कि ये इसको एक रेफरेंस पॉइंट बताएगा, उस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये पोजीशन डिफाइन होगी, और ये जो रेफरेंस पॉइंट है ये शुद्ध होना चाहिए, बिल्कुल प्योर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिल्कुल प्योर। अगर उसने बोला कि रेड कलर का पतंग है, तो इसने हिंट दिया रेफरेंस पॉइंट हुआ रेड कलर का, या फिर उसने बता कि एक बड़ी पतंग है उसके आसपास उड़ रहा है, वहां पर 2-3 बड़ी पतंग हुई, तो फिर भी कंफ्यूज होगा कौन सी बड़ी पतंग के पास। तो इसे क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट की हेल्प होगी उसकी पोजीशन को निकालने के लिए। और एक एग्जांपल, जैसे कि ये पटरी है, इस पटरी पर कि मान लो उसने बोला कि इस ट्रैक पर, यहां पर कोई एक दोस्त है, उसने बोला इस ट्रैक पर एक ट्रेन है, उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, उसने उसको फोन पे बताया, उसने पूछा भाई कहां हुआ है, मुझे कहां पे आना है। तो एक्सीडेंट की जगह को डिफाइन करने के लिए, यानी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए उसे एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। अब वो बोलता है कि एक पेड़ के पास हुआ है, बड़ा सा पेड़ उसके पास हुआ है, तो ये रेफरेंस पॉइंट शुद्ध नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस ट्रैक पर बहुत सारे पेड़ हो सकते हैं, उसी साइज के भी हो सकते हैं, वैसा पेड़ हो सकता है। बट अगर यहां पर एक पिलर नंबर होता है, पटरी के पास जो लाइट वाले पोल लगे होते हैं, वहां पर पिलर नंबर होता है, अगर मान लो वो एग्जैक्ट पिलर नंबर बताया था उस ट्रैक का, तो वो आने वाला फटाक से यहीं पर पहुंच जाएगा। रेफरेंस पॉइंट अगर बिल्कुल प्योर हुआ, बिल्कुल सटीक हुआ, तो होना भी जरूरी है पोजीशन को एक्चुअली डिफाइन करने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई मैंने कि पोजीशन को डिफाइन करने के लिए रेफरेंस पॉइंट का होना बहुत जरूरी है। रेफरेंस पॉइंट का होना बहुत जरूरी है। क्लियर ये चीज? अब जैसे कि मान लो मैंने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया, ये मेरा है एक रेफरेंस पॉइंट। अब ये रेफरेंस पॉइंट एक फ्रेम को जनरेट करेगा, जिसे मैं बोलूंगा रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम कैसे करेगा? तो देखो ये स्पेस है, इस स्पेस पे अभी तक मैंने देखा है तो 3 डायमेंशन को देखा है, टाइम अलग है, टाइम को देख लेंगे बाद में, अभी 3D 3D। तो यहां से क्या करेगा ये कि इसके पास 3 डायमेंशन का मतलब इसके पास 3 डायरेक्शन है जिसमें ये अपनी फ्रेम को जनरेट कर सकता है। जैसे कि इसने जनरेट किया एक ये और एक मान लो ये,
इसको मैं बोल दूँ x, इसको मैं बोल दूँ y, इसको मैं बोल दूँ z। अच्छा जी, तो इसने क्या किया, एक फ्रेम को जनरेट किया। ये फ्रेम जनरेट हो गई, इसमें ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, आपस में सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जिसने एक एक्सिस ने लंबाई को क्लियर कर दिया, एक ने ऊंचाई को क्लियर कर दिया, एक ने मोटाई को क्लियर कर दिया, चौड़ाई को क्लियर कर दिया। और कुछ है इसके अलावा, कोई और ऑप्शन है 3 के अलावा, कोई चौथा? तीन चीज देखी हमने, चौथी डायमेंशन हमने देखी नहीं है। टाइम के अलावा, टाइम अलग छोड़ दो, बट स्पेस के अंदर मैंने 4 डायमेंशन नहीं देखी, 3 डायमेंशन ही देखी है। 3 में भी 3 ही देखी है, 2 भी डायमेंशन नहीं देखी और 1 भी नहीं देखी, ओनली 3 डायमेंशन देखी है। तो 3 वेरिएबल्स x, y और z। मैंने क्या बताया था, ये वेरिएबल है, इनको मैं घटा बढ़ा सकता हूं। अच्छा जी, अब आपको ग्राफ तो आता ही है। अगर 3D डायमेंशन है तो 3D ग्राफ बनेंगे, यानी 3D ही ग्राफ बनेंगे। अब मान लो इस पॉइंट को डिफाइन करना है, तो जैसे ही अगर मैं रेफरेंस पॉइंट को लेके आऊंगा, इसकी हेल्प से मैं इसके कोऑर्डिनेट बदल सकता हूं, x, y और z। हुआ कि नहीं हुआ? x, y और z। मतलब पहले मुझे इसकी पोजीशन नहीं पता थी, बट अगर जैसे ही मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया, रेफरेंस फ्रेम को उसने जनरेट किया, वैसे ही इस पॉइंट की पोजीशन निकल गई। अब मैं उस पॉइंट तक इजीली पहुंच सकता हूं रेफरेंस पॉइंट की मदद से। रेफरेंस फ्रेम को बोलते हैं निर्देश तंत्र। तो अभी हमने क्या सीखा? अभी सीखा पोजीशन को डिफाइन, यानी स्थिति को डिफाइन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेफरेंस पॉइंट। और रेफरेंस पॉइंट का पता लग गया, उसने एक फ्रेम को जनरेट कर दिया। रेफरेंस पॉइंट के साथ उसकी फ्रेम का पता होना चाहिए कि मुझे इस फ्रेम में किस प्रकार आगे बढ़ना है, वहां तक पहुंचना है। तो यहां पर देखो कैसे पहुंचेगा, एक्स वाई जेड। इसका मतलब थोड़ा एक्स में चलेगा, थोड़ा वाई में चलेगा और थोड़ा जेड में चलेगा, तो पहुंच जाएगा ना एक्स वाई जेड पर, उस पोजीशन तक तो वो पहुंच जाएगा। अब हम देखेंगे कि ये जो फ्रेम जनरेट हुई है एक्स वाई जेड की फॉर्म में, ये और किसी फॉर्म में भी हो सकती है या नहीं? यही फिक्स ही हो गया, एक्स वाई जेड ही हो सकता है। तो देखते हैं उसको। तो रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस फ्रेम हुआ, तो यानी मोशन के अंदर देखो जो जो डिफाइन हो चुका है, जो जो पढ़ चुके हैं, उसमें देख लेते हैं। स्पेस एंड टाइम, और स्पेस को पोजीशन, और पोजीशन के साथ हमने रेफरेंस पॉइंट लिया, और रेफरेंस फ्रेम को इसने जनरेट किया, रेफरेंस फ्रेम। हाँ जी, तो क्या हुआ? अब जो रेफरेंस फ्रेम को जनरेट करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा? कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे एक्स वाई जेड था, तो जब एक्स वाई और जेड ये 3D थे, 3 डायमेंशन में थे स्पेस के अंदर, तो इस सिस्टम को बोला गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह है, यानी कार्तीय निर्देश तंत्र। तो ये फ्रेम है कि वो जो रेफरेंस फ्रेम जो मेरी बनेगी वो ये होगी। और ये तो हो गई। अब इसने किसको बनाया? इसने देखो, इसके लिए क्या होगा कि एक 3 एक्सिस होंगे परपेंडिकुलर, एक्स वाई और जेड। एक्स वाई मान लो आप इस बोर्ड के अंदर, और जेड ये परपेंडिकुलर टू दिस, बाहर की तरफ निकलता हुआ। ऐसे ही ये माइनस में भी होगा, ये भी माइनस में होगा, और ये भी माइनस में भी होगा, यानी पीछे की तरफ। यानी ये रेफरेंस पॉइंट ये है, तो इस तरफ भी जा सकता है और इस तरफ भी जा सकता है। अच्छा जी, अगर मान लो ये पॉइंट एक स्पेयर को जनरेट करता है, किसको करता है? एक स्पेयर को जनरेट करता है, यानी गोला। तो ये जो रेफरेंस फ्रेम होगा, ये होगा, इसमें देखो कि मान लो एक लेंथ है, जैसे ये एक आर लेंथ है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से आर लेंथ। इसको बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? थोड़ा एक्स में चलूंगा, थोड़ा वाई में चलूंगा और थोड़ा जेड में चलूंगा, तो ये जो पॉइंट है ये एक्स वाई जेड की फॉर्म में हो जाएगा। समझ रहे हो? थोड़ा एक्स में चलूंगा, थोड़ा वाई में चलूंगा, थोड़ा जेड में चलूंगा,
तो ऐसे कवर करके मैं उस पोजीशन तक पहुंचूंगा। तो उस तरीके से जो काम करेगा वो होगा ये वाला। बट इसके केस में तो देखो स्पेयर बनता कैसे है। स्पेयर के लिए सबसे पहले इस पॉइंट से मुझे एक रेडियस चाहिए, लेंथ चाहिए। उस लेंथ को मुझे थीटा एंगल से घुमाना पड़ेगा और थीटा की रेंज होगी 360 डिग्री। मान लो ये 360 डिग्री से मैंने थीटा एंगल से घुमा दिया जिसकी है 360 डिग्री। तो आपकी डिस्क बन गई। एक डिस्क मतलब एक प्लेट की तरह बन गया। अब एक काम करो, इस प्लेट को आप फ्रंट की तरफ फिर 360 डिग्री घुमा दो। कितना? फिर 360 क्यों? 180 घुमाओगे तभी काम हो जाएगा। कैसे? ये वाला हिस्सा यहां आ जाएगा और ये वाला यहां से यहां तक कवर करेगा, तो पिछला हिस्सा नीचे से ऊपर कवर कर लेगा। समझ रहे हो ना? तो इसको मैं फ्लिप करूंगा तो क्या बनेगा? स्पेयर बनेगा। किसी भी एक काम को, एक रिंग लो, एक रिंग को आप फ्लिप कर दो तो वो क्या बनेगा? एक स्पेयर बनेगा। तो थीटा के साथ एक ये वाला एंगल जो होगा ये मेरा फाई। इसका मतलब इसके लिए 3 कोऑर्डिनेट लगे। एक तो आर लगा, एक थीटा लगा और एक फाई लगा। आर से एक लेंथ बनी, इससे आर के साथ थीटा यानी आर को थीटा एंगल से घुमाया तो एक वृत्त बना यानी सर्किल बना, और सर्किल को फाई एंगल से घुमा दिया तो वो एक बना स्पेयर। और इसको बोलेंगे, देखो ये भी 3D के अंदर ही है। और गोला कैसी शेप होती है? 3D शेप होती है। तो ये बनेगा एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसका क्या हो जाएगा? जैसे ये पॉइंट है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे आर, थीटा एंड फाई। ये मान लो यार हो जाएगा यहां से यहां तक। तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए पहले थोड़ा आर चाहिए, फिर थोड़ा थीटा चाहिए और फिर थोड़ा फाई एंगल चाहिए। 3 चीजें चाहिए। तो ये भी किसमें था? 3D में था। अब मैं बात करता हूं कि ऐसा सिस्टम हो जिसमें पहले एक लेंथ हो, उस लेंथ से एक वृत्त खींचा जाए। जैसे मान लो ये लेंथ है, इस लेंथ को मैंने थीटा एंगल से घुमा दिया 360 डिग्री, तो ये एक सर्किल बन जाएगा। और इस सर्किल को लेंथ दे दी मैंने। क्या दे दी? इस सर्किल को लेंथ दे दी, एक लेंथ ऊपर की तरफ। तो ये बनेगा एक सिलेंडर। तो सिलेंडर को बनाने के लिए क्या क्या जरूरत हुई? तो देखो आप एक काम करो, एक सिक्का लो, उस सिक्के पे वैसे ही 50 सिक्के रख दो, तो बेलन बनेगा? नहीं बनेगा। वो सिक्का तो कैसा लगेगा? सर्किल लगेगा। बट वो पूरा जो सिक्के पे सिक्का रखूंगा वो क्या बनेगा? सिलेंडर बनेगा यानी बेलन बनेगा। तो उस केस में देखो एक त्रिज्या चाहिए, एक एंगल चाहिए और एक वापस से एक लेंथ चाहिए। तो देखो ये आर त्रिज्या, ये थीटा डिग्री एंगल और एक जेड लेंथ, क्या बन गया? सिलेंडर बन गया ना, जिसको बोलेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम मेनली 3 तरीके से सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल और कार्टेशियन, मेन इंपॉर्टेंट है ये वाला कार्टेशियन। वैसे तो तीनों इंपॉर्टेंट है बट अभी 11th क्लास के लिए ये और ये वाला। तो देखिए ये 3 सिस्टम हो गए। इन तीनों सिस्टम के अंदर ये 3 वेरिएबल होंगे। देखो 3D को ये स्पेस को बनाएंगे, ठीक है। ये कैसे स्पेस को बनाएगा? एक स्पेरिकल स्पेस को बनाएगा। ये कैसे स्पेस को बनाएगा? ये एक क्यूबिक स्पेस को बनाएगा। किसको बनाएगा? क्यूबिक। और ये एक सिलेंड्रिकल स्पेस को बनाएगा, क्योंकि स्पेस खाली है, मैं उसको कोई भी शेप दे सकता हूं। तो ये 3 बेसिक शेप थी जिसको मैंने आपको बताया। और ये एक रेफरेंस फ्रेम को क्रिएट करेंगे। अच्छा जी, एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर ये वाला पॉइंट इसमें एक्स, वाई और जेड, अगर मान लो मैंने कोई ये पॉइंट यहां ले लिया, वैसे ये पॉइंट बोर्ड पे नहीं है, पहले बता रहा हूं क्यों। अगर ये मैंने पॉइंट बोर्ड पे बनाया तो ये इसकी जेड कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ये पॉइंट यहां नहीं, ये पॉइंट यहां पर है, थोड़ा सा आगे। तो देखो थोड़ा एक्स चलूंगा, थोड़ा वाई चलूंगा, थोड़ा जेड चलूंगा तो उस पॉइंट तक पहुंच जाऊंगा। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में लिख सकता हूं एक्स, वाई, जेड, क्योंकि बोर्ड 2D वाला है ना। तो जेड कोऑर्डिनेट दिखाने के लिए बोर्ड सफिशिएंट नहीं है, तो 3D इमेज की तरह। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए एक्स, वाई और जेड। अगर ये पॉइंट यहां है और अगर यही पॉइंट एक स्पेरिकल को भी जनरेट करता है रेफरेंस फ्रेम को,
तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे r, थीटा और फाई। और अगर ये सिलेंड्रिकल करता है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे r, थीटा एंड z। इसका मतलब एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट अलग अलग सिस्टम में अलग अलग होंगे, बिल्कुल अलग अलग होंगे, बट उन तीनों का आपस में कनेक्शन जरूर होगा। कैसे? कि अगर मैं यहां से देखो क्या बोलते हैं, रेफरेंस फ्रेम का रेफरेंस पॉइंट पोजीशन बताता है। तो रेफरेंस फ्रेम का रेफरेंस पॉइंट क्या है? ओरिजिन, इसको बोलते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन की खासियत ये होती है कि रेफरेंस पॉइंट बिल्कुल शून्य पर है, यानी कार्टेशियन में लूंगा तो एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो, जेड भी जीरो। स्पेरिकल में लूंगा आर थीटा फाई जीरो, सिलेंड्रिकल में लूंगा आर थीटा जेड जीरो। तो मूल बिंदु यानी रेफरेंस पॉइंट की खासियत ये होती है कि वो पक्षपात नहीं करता, वो अपने आप को शून्य मान के चलता है कि शुरुआत मुझसे होगी। कहां से होगी? शुरुआत मुझसे होगी। मैं एक रेफरेंस पॉइंट हूं, मैं ही बताऊंगा कि किसकी पोजीशन कहां है, और मैं एक फ्रेम जनरेट करूंगा और उस फ्रेम के अंदर किसी की पोजीशन को मैं बता सकता हूं। अगर मैं इसी पॉइंट से 3 फ्रेम जनरेट करता हूं, ध्यान देना, मैं इसी पोजीशन से 3 फ्रेम जनरेट करता हूं, और वो अगर डस्टर रखा हुआ है, उस डस्टर के 3 कोऑर्डिनेट होंगे। कितने कोऑर्डिनेट होंगे? 3 कोऑर्डिनेट। तीनों रेफरेंस फ्रेम में 3 कोऑर्डिनेट होंगे, बट वो तीनों कोऑर्डिनेट पोजीशन डिट्टो सेम बताएगा, तरीका अलग अलग होगा। तो इसकी पोजीशन थोड़ी अलग हो जाएगी, बट तरीका अलग अलग होगा उस तक पहुंचने का। अगर एक्स वाई जेड से मुझे पहुंचना होगा तो थोड़ा एक्स चलूंगा, यहां तक गया, थोड़ा वाई चलूंगा और थोड़ा जेड चल लूंगा, ये पहुंच गया। अगर बात करते हैं आर की, तो आर में देखो क्या होगा कि पहले आर एक लेंथ चलेगी, थीटा एंगल से थोड़ा सा घूमूंगा, उसके बाद थोड़ा फाई एंगल से घूम जाऊंगा, ऐसे सिलेंड्रिकल में आर, और थोड़ा यहां घूमा और फिर मैं जेड लेंथ के साथ चला। तरीका अलग होगा बट पोजीशन सेम रहेगी, डिट्टो सेम। ये पोजीशन सेम, अगर रेफरेंस पॉइंट तीनों फ्रेम के लिए सेम है, डिट्टो सेम है। तो दूसरी बात, पॉइंट जैसे ही चेंज होगा कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाएगा और पोजीशन भी बदल जाएगी। तो पोजीशन अब आराम से निकल सकती है। दूसरा, ये इनका कनेक्शन क्या आपस में, यह भी आपका टॉपिक नहीं है, इसको मैं मैथमेटिकली कभी लेक्चर लेके इनका कनेक्शन आपस में बता दूंगा, इन तीनों का आपस में क्या कनेक्शन होता है। बाकी अपन जैसे फर्दर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये कनेक्शन 2 डायमेंशनली तो जरूर आएंगे, 3 डायमेंशनली तो आपके नहीं है, बट 2 डायमेंशनली द्विविमीय में जरूर आएंगे। अच्छा जी, तो मेरे हिसाब से पोजीशन अब क्लियर है। अब मैं पोजीशन के बाद देखता हूं। तो अब मैंने अपने स्पेस के अंदर, यानी जैसे मोशन था, देखो वापस बार बार लिख रहा हूं कि मैं चीजों को कनेक्ट करवा रहा हूं, जैसे आप भी कनेक्शन में रहे कि मोशन के लिए सबसे पहले था स्पेस, के साथ था टाइम, ये था 3 डायमेंशनल, ठीक है। और इस स्पेस को डिफाइन करने, इस स्पेस के अंदर मुझे पोजीशन निकालना आ चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन का ज्ञान हो गया मेरे को कि साहब स्पेस के अंदर पोजीशन को मैं कैसे दिखाऊंगा, यानी इस स्पेस के अंदर किसी भी मैसिव पार्टिकल को, किसी भी जो मुझे दिख रही, और मुझे जो दिखेगी वो मैसिव पार्टिकल ही होगा, क्योंकि मेरी आंखें जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को दे सकती है, और ऑब्जेक्ट 3D में होगा। किस में होगा? 3D में। पोजीशन हो गया। अच्छा जी, तो अब इस पोजीशन को मैं टाइम के साथ कनेक्ट क्या करता हूं, इस पोजीशन को टाइम के साथ कनेक्ट करता हूं। अब मैं एक आपको बता देता हूं कि मैं जो भी बोर्ड पर काम करूंगा, उस बोर्ड के अंदर ये जो पॉइंट है ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, क्लियर। और इसको आप मानो स्पेस की तरह, और इस स्पेस में जो सिस्टम है वो है कार्टेशियन, जिसमें ये एक्स है, ये वाई है, और आप मान सकते हो ये पॉइंट यहां ना होके ये पॉइंट यहां है, या फिर ये पॉइंट बिल्कुल पीछे की तरफ है, जिससे कि एक 3D स्पेस आपके सामने है। समझ में आया? 3D स्पेस आपके सामने है। अब देखो कि अगर ये पोजीशन को अगर मैं टाइम के साथ कनेक्ट करूं, यानी पोजीशन विद टाइम, और पोजीशन किसकी? किसी भी मास वाली को, हमें तो दिख रही है वो मासिव चीज है,
मैसिव यानी मास वाली, द्रव्यमान वाली चीज है, यानी कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी पार्टिकल है, मैं हूं, कोई भी है, आप सब स्पेस में हो, सब कुछ, पृथ्वी पृथ्वी, आपकी जो अर्थ है, जितने भी ग्रह हैं, सब कुछ, पूरा यूनिवर्स एक स्पेस है। तो पोजीशन विद टाइम, स्थिति और समय। अब देखिए, मैंने ये बताया आपको, ये कार्टेशियन सिस्टम है जिसमें ये मेरा x है, ये मेरा y है और ये मेरा z है। इसको आप ध्यान में जरूर रखना कि सब कुछ इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हो रहा है। या फिर मान लो मैं लिख ही देता हूं यहां पर, क्लियर? इसमें ये जो है वो पोजीशन को बता रहा है। किसको बता रहा है? मान लो पोजीशन को बता रहा है। पोजीशन को निकाल लेंगे अभी थोड़ी देर में, इसको बाद में बताऊंगा। पोजीशन एक्स वाई और जेड की फॉर्म में है, ये मेरा जेड की फॉर्म में हो गया, ये मेरा वाई की फॉर्म। जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1 और z1, ठीक है। अब ये पॉइंट यहां से यहां पहुंच गया और इसके कोऑर्डिनेट हुए x2 y2 और z2। समझ रहे हो कि ये पॉइंट है, यहां था, यानी एक मास पार्टिकल, यानी मैं यहां पर था पहले और अब मैं यहां पर पहुंच गया। तो मेरी जो पोजीशन थी वो चेंज हुई, यहां से यहां तक में पोजीशन मेरी चेंज हुई है। पोजीशन क्या हुई है? चेंज। बोलो पोजीशन तो चेंज हुई है, नहीं हुई है? क्यों? और यहां पर पोजीशन अलग होगी इसके रेस्पेक्ट में, यहां पर पोजीशन अलग होगी इसके रेस्पेक्ट में। और पोजीशन अगर चेंज हुई है तो दो तरीके से हो सकती है। एक तरीका जो हमें पता है, कैसे? दो तरीके से हो सकते हैं, मैं मान रहा हूं, मैं बता रहा हूं भी आपको कि देखो, एक क्या हुआ कि मैं यहां था और चलते चलते यहां पहुंच गया, यानी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर गया, यानी चेंज विद टाइम। चेंज विद टाइम यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था वैसे वैसे टाइम के सापेक्ष, टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के साथ में मैंने पोजीशन को चेंज किया। तो यानी हर एक पॉइंट पर पोजीशन चेंज हुई, तो ये आ जाएगा मोशन में। यही तो मोशन है, गति। यही क्या है? मोशन। पोजीशन चेंज हुई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मोशन है। पोजीशन चेंज हुई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मोशन है। और दूसरा जो तरीका मैं बता रहा था आपको कि देखो, अगर टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तो पोजीशन चेंज हो सकती है? नहीं हो सकती। जादू टोने वाली कोई चीज नहीं है। जैसे मान लो कि अभी मैं यहां हूं, कि मैं बिना टाइम का सहारा ले पर कट यहां नहीं हो सकता। मैं यहां हूं फिर यहां पर कट हो गया, जैसे रामायण में चलता है ना, यहां था फिर यहां पर कट हो गया, यहां था फिर यहां पर कट हो गया। तो मुझे टाइम के अनुसार वो चीज दिखेगी, फ्रेम टू फ्रेम, फ्रेम टू फ्रेम, फ्रेम टू फ्रेम दिखेगी। यानी अगर इस पॉइंट को यहां तक जाना है तो अगर मैं टाइम को देखता रहूं साथ साथ, वो पॉइंट इस रास्ते पे दिखेगा, जाते हुए जाते हुए। जैसे जैसे उसने पोजीशन चेंज की, वो पोजीशन का रास्ता भी मुझे दिखेगा, तभी तो मोशन डिफाइन होगा। अगर मैं यहां से गायब हुआ, यहां पर कट हुआ, तो मोशन हुआ ही नहीं। यहां था और यहां पर कट हो गया, मोशन हुआ ही नहीं। इसका मतलब कि मैं टाइम के कंट्रोल में हूं ही नहीं, और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। आपने देखा होगा, खूब देख लो। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर यही है अभी तक, इसको गायब कर दो, हो जाएगा गायब? नहीं हो गई। अब मान लो इसने पोजीशन चेंज की, यहां से यहां पहुंच गया, तो ये चल के गया। देखो हर बार आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहे? तो ये मोशन ही तो हुआ भाई। पोजीशन ये थी मेरी आंखों के रेस्पेक्ट में, अब मेरी आंखें देख रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम भी तो चल रहा है, टाइम रोक दो, ये यही रहेगा, मोशन नहीं हुआ। तो टाइम भी नहीं है तो मोशन नहीं है, पोजीशन चेंज नहीं है तो मोशन नहीं है। समझ रहे हो ये चीज? तो पोजीशन में चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो ही मोशन है, वही गति है, वही गति है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इस 3D स्पेस के अंदर
पोजीशन निकाली हमने और वो पोजीशन चेंज हो गई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के सापेक्ष, तो ये मोशन ही हुआ, यही गति है। अब चैप्टर का एक मोशन तो आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं उसके अगले वाला टॉपिक, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सिंपल सी बात, अगर इन 3D स्पेस में से दो स्पेस को मैं गायब, दो डायमेंशन को मैं गायब कर दूं, बचा एक डायमेंशन, यानी कि ये गायब हो गया, ये गायब हो गया। वैसे हमारे एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, एक्चुअल लाइफ में 3D ही होती है। कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे पॉइंट है, जूम करोगे 3D में ही दिखेगा, इसकी कुछ मोटाई दिखेगी, इसकी कुछ लंबाई और चौड़ाई दिखेगी। अगर 1D है, एज्यूम, ये भी एज्यूम में आएगा, एज्यूम बाउंड, बट मैं रियल लाइफ में इसको बाउंड नहीं कर सकता वन डायमेंशन के लिए। बिल्कुल, ये कंसेप्ट समझने के लिए पहले 1D में, फिर 2D में, फिर 3D में, धीरे धीरे चलेंगे ना आगे। तो वन डायमेंशन का मतलब जैसे ये लाइन हो गई, अगर कोई पॉइंट जो है इस लाइन पर पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वन डायमेंशन स्पेस पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही होगा। और आप देख लो कि ये 1D स्पेस में, 1D स्पेस पोजीशन चेंज करेगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही आएगा। हाँ जी, तो समझ में आया सभी को? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति। चैप्टर का नाम, अभी चैप्टर के नाम की बात कर रहा हूं, तो चैप्टर के नाम ने पोजीशन सीख लिया, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस फ्रेम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। चिंता मत करो, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे लेक्चर बनेगा जिसमें मैं उनका कनेक्शन बताऊंगा, बहुत मतलब एग्जाम ग्राफ तरीके से बना के हर एक पॉइंट को बताऊंगा, कहाँ आ रहा है, कहाँ थीटा है, कहाँ फाई है, 3D तरीके से। बट अभी के लिए मुझे मोशन तक पहुंचना था, मैं मोशन तक पहुंचा दिया आपको, और एक बाउंड कंडीशन, उस बाउंड कंडीशन को लगा के पहुंचा दिया। अब जो आगे फर्दर मैं पढ़ूंगा वो मैं इससे पढ़ूंगा, वन डायमेंशनल। इस चैप्टर में जितना मैं पढ़ूंगा, एक लाइन पर मोशन पढ़ूंगा, बाकी देखते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक देखते रहिए। और ट्यूटोरियल सीट नंबर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स पर अपलोड हो गई है, डाल दी है मैंने फेसबुक पेज पर।